अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या रूस और यूक्रेन की ये सर्द रात एक नए आलमी बहरान का आगाज साबित होने वाली है? क्या ये हमले एक और बड़े जंगी मरहले की पेशगोई है? नाजरीन, अगर आप आलमी सियासत, रूस यूक्रेन तनाज़े की असल हकीकत जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको बैन अल-अक़वामी खबरों का मुस्तनद तज्ज़िया सबसे पहले मिले। यूक्रेन पर एक और रात शदीद हमलों की गुजरी, जहां रूसी मिसाइलों और ड्रोन्स ने रिहायशी इमारतों और तवानाई के मराकज को निशाना बनाया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक कम अज कम 11 अफराद हलाक हुए, जबकि दर्जनों जख्मी हालत में अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मुल्क के कई हिस्से दोबारा अंधेरे में डूब चुके हैं क्योंकि बिजली के निज़ाम पर रूस के हमलों ने तवानाई का बहरान मजीद बढ़ा दिया। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब जंग को तकरीबन 4 साल होने को हैं और किसी भी सफारती पेशरफ्त के आसार कम होते जा रहे हैं। यूक्रेन की फौज ने हफ्ते की सुबह ऐलान किया कि रूस ने जमीन, समंदर और फिजा से एक ही रात में सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल दागे, जिनका हदफ मुल्क के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज करना था। यूक्रेनी फिजाइये के मुताबिक मजमूई तौर पर 503 फिजाई हमले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 45 मिसाइल और 450 ड्रोन शामिल थे। अगरचा ज्यादातर मिसाइल यूक्रेन के दिफाई निजाम को चीरते हुए गुजर गए, लेकिन 406 ड्रोन कामयाबी से मार गिराए गए। इन हमलों का ज्यादातर निशाना गैस प्लांट्स, बिजली के स्टेशन, तवानाई सप्लाई लाइन्स थी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो चुकी है। जनूबी इलाके ज़ापोरिज़िया के गवर्नर एवन के मुताबिक 3 अफराद हलाक, 6 जख्मी हुए। जब रूसी मिसाइलों ने मुख्तलिफ अजला में रिहायशी इमारतों पर हमला किया तो डोनेट्स्क के 2 अजला में भी 2 अफराद मारे जाने की इतलात मिली। इसी तरह खरसून के गवर्नर अलेक्जेंडर ने बताया कि एक और रूसी हमले में 2 शहरी जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। उनके मुताबिक कई रिहायशी इमारतें, निजी मकानात और गाड़ियां मलबे में तब्दील होगी। दारुल हुकूमत कैफ के नवाही इलाके में एक खातून जख्मी हुई, जहां रूसी मिसाइलों ने शहरी आबादी और तवानाई के ढांचे को नुकसान पहुंचाया। इसी तरह डोनपीर के मशरकी इलाके में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से 3 अफराद मारे गए और 11 जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। नाजरीन, इनके इलाके में बड़े पैमाने पर हमले हुए, जिससे एक शख्स जख्मी हुआ, जबकि बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचने के बायस आर्जी ब्लैकआउट नाफिज किया गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन और मगरबी इत्तेहादियों से एक बार फिर मुतालबा किया कि रूस पर मजीद इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जाएं और इसके असासे मुंजमद किए जाएं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी हमले ये साबित कर रहे हैं कि दबाव मजीद बढ़ाना होगा। रूस की जोरी तवानाई अभी तक पाबंदियों की जद में है। उसका फौजी सनती निज़ाम अब भी मगरबी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हासिल कर रहा है। तेल और गैस की तजारत भी मजीद कदगन ज़रूरी है। रूस की वज़ारत दिफा ने अपने ताज़ा बयान में तस्दीक की कि उसने फ़िज़ा, ज़मीन और समंदर से लॉन्च होने वाले तवील फासले के हथियारों के ज़रिए बड़े पैमाने पर हमला किया। वजारत के मुताबिक इन हमलों में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थे। रूसी फौज ने यह भी दावा किया कि उनके फिजाई दिफाई निज़ाम ने यूक्रेन की जानिब से लॉन्च किए गए 2 गाइडेड बम्बों और 178 ड्रोन्स को तबाह किया, जबकि 8 दीगर ड्रोन पहले से ही मार गिराए। दूसरी जानिब डोनेट्स्क के इलाके प्रोसोविक में हर जगह लड़ाई जारी है। यह शहर इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान सबसे शदीद महाज बन चुका है। हजारों रूसी फौजी इस शहर को गिरद जमा होकर इमारत पे इमारत कब्जे कर रहे हैं। रूसी फौज का दावा है कि वो इन इलाकों को आज़ाद करा रही है, जो 1 साल से ज़्यादा अरसे से यूक्रेनी फौज के कंट्रोल में थे। यूक्रेन के सरबराह जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की के मुताबिक कैफ की अफवाज प्रोकोफिव के इलाके में वाक़या रूसी फौज पर जवाबी हमले तेज कर चुकी है ताकि शहर पर दबाव कम किया जा सके। उनके मुताबिक ये लड़ाई इस वक्त मशरकी महाज में सबसे ज़्यादा फैसला कुन साबित हो सकती है। और उधर आलमी मुबसरीन का कहना है कि रूस की ताज़ा हिकमत अमली वाज़ह तौर पर तवानाई के ढांचे को तबाह करने पर मरकूज है, ताकि यूक्रेन की आवाम पर नफसियाती दबाव बढ़ाया जा सके, ख़ास तौर पर इस मौसम सरमा में जब दर्जा हरारत मनफी सतह तक गिर जाए। अगर ये हमले इस शिद्दत से जारी रहे तो यूक्रेन की तवानाई की शदीद किल्लत का सामना हो सकता है, जिससे न सिर्फ शहरी जिंदगी बल्कि सनती पैदावार भी मुतासिर होगी। यूरोपीय ममालिक के अंदर भी इस सूरत हाल पर तशवीश पाई जाती है। कई यूरोपीय रहनुमाओं ने खदशा जाहिर किया कि अगर जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती है तो यूक्रेन की तवानाई के निज़ाम को बहाल रखना
تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یوکرین بار بار مغربی اتحادیوں سے جدید دفاعی نظام، ڈرون شکن ٹیکنالوجی اور اضافی فنڈنگ کی درخواست کر رہا ہے۔ روس کی طرف سے اس جنگی لائحہ عمل کا ایک مقصد مغربی پابندیوں کے باوجود اپنی عسکری صلاحیت کا مظاہرہ کرنا بھی سمجھا جا رہا ہے۔ ماسکو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ مغرب کی پابندیوں اور سفارتی دباؤ سے گھبرانے والا نہیں، بلکہ وہ اپنی عسکری طاقت کو برقرار رکھنے اور جنگی اہداف حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس تازہ حملے کے بعد سفارتی کوششیں مزید سست پڑ گئیں۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے نمائندے اگرچہ جنگ بندی کی اپیلیں دہرا رہے ہیں، لیکن کسی بھی فریق نے فی الحال مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا عندیہ نہیں دیا۔ واشنگٹن اور برسلز میں موجود سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک اس وقت فیصلہ کن برتری حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں، جس کے بغیر امن بات چیت ممکن نہیں۔ اس تمام صورتحال میں عام یوکرینی شہری سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ سرد موسم میں بجلی کے بغیر زندگی گزارنا ان کے لیے ایک نئے امتحان سے کم نہیں۔ اسپتالوں، سکولوں، فیکٹریوں میں بجلی کی کمی کے باعث معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ روس کے اندر بھی ان حملوں کے بعد عوامی رائے منقسم نظر آتی ہے۔ کچھ حلقے اسے قومی دفاع کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے نزدیک یہ طویل جنگ روسی معیشت اور سماجی استحکام کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آنے والے مہینے یورپ بھر میں توانائی کے بحران، مہنگائی اور مہاجرین کے ایک نئے بحران کو جنم دے سکتے ہیں۔ جنگ کے اس مرحلے پر کسی بھی بڑی غلطی یا حادثے سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے۔ یوکرین نے مغربی اتحادیوں سے اپیل کی کہ وہ سردیوں سے پہلے روسی توانائی کمپنیوں اور مالیاتی اداروں پر مکمل پابندی عائد کریں تاکہ ماسکو کی جنگی مشین کو کمزور کیا جا سکے۔ دوسری جانب روس کا موقف ہے کہ اس کے تمام حملے فوجی اہداف پر کیے گئے اور وہ یوکرین کے فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تاہم آزاد ذرائع اور غیر جانبدار رپورٹس اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ متعدد رہائشی عمارتیں اور سول تنصیبات بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ ان حملوں نے ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ آخر کب تک دونوں ممالک اس تباہ کن جنگ میں پھنسے رہیں گے، اور کیا عالمی طاقتیں واقعی کسی حل تک پہنچنے میں دلچسپی رکھتی ہیں؟ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا روس ان تازہ حملوں سے یوکرین کی مزاحمت کمزور پڑ جائے گی یا یہ جنگ مزید پھیل جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ عالمی سیاست کی ہر بڑی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔